नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बहुचर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहां तो तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी और मोदी से लड़ने की, लेकिन INDIA गठबंधन का कुनबा ऐसा है कि बीजेपी से सियासी युद्ध से पहले इंडिया गठबंधन में गृहयुद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में ताल ठोकने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिहार में नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है। यानी दिल्ली में हम साथ साथ हैं का संदेश देने वाले केजरीवाल बिहार से मध्य प्रदेश तक हम आपके कौन वाला संदेश दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं है, पीएम पद को लेकर भी खींचतान दिखनी शुरू हो गई है और वो स्वाभाविक भी है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी पार्टी के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, तो जेडीयू भी दबी जुबान में बोल रही है कि नीतीश बाबू कौन से किसी से कम है। और इसी बीच विपक्षी कुनबे को बढ़ाने की तैयारी भी दिख रही है। सूत्रों का बड़ा दावा है कि इंडिया गठबंधन ने मायावती और अकाली दल से संपर्क साधा है, लेकिन चर्चा है कि मायावती उत्तर प्रदेश में 40 सीटें तक मांग रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और अखिलेश यादव को कितनी सीटों पर सेटल करना पड़ेगा। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। तीन दिन के बाद इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर नया कलेश शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में ताल ठोकने के बाद आम आदमी पार्टी अब बिहार में नीतीश कुमार को टक्कर देने की तैयारी में है। हम अभी संगठन बना रहे हैं बिहार में, बस संगठन बना रहे हैं जैसे पूरे देश में अलग अलग जगह हर जगह संगठन बना रहे हैं, वैसे बिहार में भी बना रहे हैं। लेकिन ये इकलौता कलेश नहीं है। पहले गहलोत बोले कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की दावेदारी भी सामने आ गई। कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा कि पीएम फेस हमारे राहुल जी हो। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। 15-16 साल से अधिक समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद में गुजारा है। इस बीच चर्चा है कि विपक्ष गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने के लिए अकाली दल और मायावती से संपर्क साध रहा है। और सूत्रों का कहना है कि मायावती ने यूपी में 40 सीटों की डिमांड रख दी है। उधर बंगलुरु से कांग्रेस की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। मंच पर DK शिवकुमार विराजमान है और वहां आचार्य प्रमोद कृष्ण क्या गुनगुना रहे हैं वो भी सुन लीजिए। समझो न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि घर में मचे घमासान के बीच क्या विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक स्क्रीन पर देख लेते हैं, मैजिक वॉल पे देख लेते हैं गठबंधन की कठिन डगर का विश्लेषण। चेहरा कौन? गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस के दो कद्दावर नेता, दो सिटिंग सीएम ने राहुल को कांग्रेस का चेहरा बताया। जेडीयू ने नीतीश के चेहरे का एक बड़ा संकेत दिया, कहा नीतीश बाबू कहां किसी से कम है, इनका अनुभव बहुत है। टीएमसी ने के कई नेता ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री बता चुके हैं, अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता चुके हैं। यानी टीएमसी की माने तो ममता चेहरा है और INDIA गठबंधन के भी कई घटक कल ममता के चेहरे पर राजी हो सकते हैं। अगर इस समय कोई चेहरा है जिसके पीछे विपक्ष लामबंद हो सकता है तो वो ममता बनर्जी है या फिर शरदराव पवार होगा। लेकिन पवार की पार्टी किसकी है, इसलिए माहौल उनके अनुकूल नहीं है। कहीं साथ कहीं खिलाफ। आइए आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के कई नेताओं का केजरीवाल पर लगातार सवाल है। कई राज्यों में घटक दलों को टक्कर देने की तैयारी में आप हैं। टीएमसी और लेफ्ट, इसके बाद टीएमसी और लेफ्ट का झगड़ा खुलकर आ चुका है।
कांग्रेस तो लगातार, यानी अधीर बाबू तो लगातार बोल ही रहे हैं, तो मैं बात को रिपीट नहीं कर रहा। अब सीट का गणित की बात कर लेते हैं। किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर पेच फंस सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस की बंगाल में कोई हैसियत नहीं है, तो 40 में से एक सीट ले ले। यूपी में अखिलेश को लगता है कि कांग्रेस की बड़ी हैसियत नहीं है, तो वहां पर अगर ज्यादा बड़ी बात होगी तो 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ले। अब पंजाब के अंदर सत्ता से बेदखल करा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी से। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे पेच हैं। बिहार में कांग्रेस के हालात क्या है, ये किसी से छुपे नहीं हुए हैं। सीट का गणित की बात करी, लेकिन अब कुर्बानी की बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय दल हावी हुए तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को कुर्बानी ही देनी होगी, और ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्षेत्रीय दल मनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सूत्र कहते हैं, यह बताया गया है कि आप पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हो अगर आप सबका साथ और सबका विकास करके चलोगे। बढ़ता हूं मैं आगे। कौन साइडलाइन हो रहा है? सूत्रों का दावा है कि गठबंधन में हैसियत को लेकर नीतीश और ममता में एक खींचतान है, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत हावी है इस समय। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल मतभेद और मनभेद के बीच गठबंधन कितना मजबूत होगा, यह बड़ी बात है। मेरे साथ कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। मैजिक वॉल पे मेरे साथ सुनील यादव है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत आपसे कर लेते हैं सुनील बाबू, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, आप सब गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तरफ से खबर आ रही है 40 सीटें देंगे तो वो मान जाएंगी, और कांग्रेस को यूपी में चाहिए 10 से 15 के बीच। देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी का पहला प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएं और दिल्ली की गद्दी से रोकें। जहां तक सवाल जो आपने अपनी डिबेट की ओपनिंग की, आपने कहा कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जेडीयू चाहता है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, तृणमूल कांग्रेस के लीडर और उनके वर्कर चाहते हैं ममता जी बने। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर आप हमसे पूछेंगे क्या चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने। लेकिन और अगर आप शिवसेना से पूछेंगे या शरद पवार जी की पार्टी से पूछेंगे, तो वर्कर तो अपने नेता को चाहता है। नहीं, शिवसेना कौन सी वाली? जो शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है, उसने तो मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है। ये शिवसेना आप उद्धव गुट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं उस शिवसेना की बात कर रहा हूं जिसके पास मास लीडर है, जिनके पास चोर लीडर है, धोखेबाज लीडर है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जमात है भारतीय जनता पार्टी के पास 38 सीटों 38 दलों की, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए जो इंडिया गठबंधन है, इसने तय किया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी। सीट किसको कितनी मिलेंगी, इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी। भाजपा को हराना है। और आपके पास जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि मायावती जी 40 सीट मांग रही। मेरे अपने जो सूत्र हैं वो मायावती जी कह रही हैं कि बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है, भले हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है आपके सूत्र अब की कमजोर हैं। जो इंडिया परिवार के सूत्र हैं वो मजबूत हैं, और इंडिया को इंडिया गठबंधन ही आगे ले जाएगा, और इंडिया गठबंधन ही इंडिया का लोकतंत्र बचाएगा, संविधान बचाएगा, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था टूटी है वो ठीक करेगा, इंडिया की जो बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार। ठीक है सुनील जी, इंडिया में जो महंगाई है आपने वो महंगाई वक्तव्य को रख लिया। अब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, हो जाता है। गौरव भाटिया वो कहते हैं कि आप मुझसे पूछो, यानी सुनील जी से पूछो, तो वो कहते हैं अखिलेश यादव सीएम बने, पीएम बने, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन असल में मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, पहला निर्णय ये है। देखिए ऐसा है अमीश जी, इन लोगों की हालत ये हो गई है कि आज 3 सीटों की ये पार्टी है। साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ, और सपा में पड़ गई फूट।
ये इनका हाल है और ये बता रहे हैं ये मोदी जी को टक्कर देंगे। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अभी आप दिखा रहे थे कि पीएम का चेहरा कौन, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल पापी आपके हों, काबिलियत किसी में नहीं है, पीएम के लायक कोई नहीं है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, सीएम बन नहीं पाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे। ये देखिए 2022 के चुनाव के पहले का है, 300 सीटें आएंगी, मैं आ रहा हूं, योगी जी को हटाऊंगा। क्या हुआ? योगी जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, गुरूर गया फूट। और इसीलिए कहता हूं इनके बस का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप इन सबसे पूछिएगा एक एक करके, भैया ये बताओ तुम्हारा नेता कौन है? ये जो टाइटैनिक जहाज है जो डूबने वाला है, इसको चला कौन रहा है? ये बता नहीं पाएंगे। कोई कहेगा राहुल गांधी में वो गुण है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कोई कहेगा ममता बनर्जी पापी, आप बोलेगी अरविंद केजरीवाल मफलर मैन। लेकिन सच्चाई ये है, ये इस लायक भी नहीं है कि विपक्ष में आए, क्योंकि देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन अभी गौरव भाटिया सर्वे आया है, गौरव भाटिया थोड़ा सच से सामना कर ले। अभी सर्वे आया है जिसमें एनडीए के खाते में 43% और ये जो यूपीए है यानी INDIA वाला गठबंधन है, इनके खाते में 41% है। तो 2% वोटों का फर्क है सिर्फ। तो इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं? आपको लग रहा है ये विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, इनकी जिंदगी झंडवा है, इनको घमंडवा है। हालांकि ये रवि किशन कहते थे जो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, झंडवा और खंडवा कहने वाले, लेकिन अब मैं इसकी वो आपकी पार्टी में आ गए, आपकी पार्टी में है। जो ये व्यक्ति कहता था वो गोरखपुर का सांसद आपकी पार्टी का। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, मैं इस कहानी को एक सेकंड आगे बढ़ाता हूं। सुनील यादव रिस्पॉन्ड। आपने अपनी बात को रखा। अरे महाराज आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड सुनील यादव, 30 सेकंड सुनील यादव। मैंने आपको सम्मान दिया। अरे आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा सर। देखिए अरे चुनाव का कुछ 24 का चुनाव आ रहा है गौरव भाई, विपक्ष को गौरव जी विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो थोड़ी, विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो, विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो। अभी तक जो पोल आ रहे हैं उसमें 2% वोटों का फर्क आ रहा है थोड़ा। ओके ओके सुनील यादव लेट सुनील यादव रिस्पॉन्ड। ओके लेट ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड, लेट ऑपोजिशन मेक देयर पॉइंट। अरे ऑपोजिशन पहले बीजेपी तो बोल यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर, आपने अपनी बात को रखा। ओके सुनील यादव 30 सेकंड। अरे अभी भैया ये बड़ी नाइंसाफी है आपकी। देखिए अमित जी, मैं एक तो आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका चैनल, आपकी डिबेट देश दुनिया में देखी जाती है, आप भी व्यक्तिगत बात करिए भारतीय जनता पार्टी से। कम जब हम लोग गंभीर डिबेट करते तो कोई बंदर टाइप का प्रवक्ता मत भेजा करें जो कूद के इधर उधर की बात करें। प्रवक्ता जैसा लगे, पढ़ा लिखा लगे। जिस माननीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, पार्टी की बात कर रहे थे, इनका कुल अस्तित्व समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अगर ना होते तो दाल रोटी नहीं चल रही होती। एक बात गधा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसको भेजो। देखिए अमीर जी क्या है, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात, देखिए अमीर जी मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप एंकर हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई आपकी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र एक खूबसूरत बात है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें 10-12 अमित देवगन को गलत है ये जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुनिए क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक नहीं है? क्या ममता जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है? गधे आगे बढ़िए, चलिए खड़गे जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है? या माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है? चलो इनसे पूछे 38 इनके दल है। रुकिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। देखिए किसी को बंदर नहीं कहना चाहिए था सुनील यादव, पहले तो आपने गलती करी, आपको बंदर नहीं कहना चाहिए था। मैं आपको टोक भी रहा था कि क्यों किसी को बंदर नहीं। सुनील जी का ऑडियो खोलिए। मैं बोलूंगा नहीं, देखिए बंदर जैसा प्रवक्ता नहीं कहना चाहिए मुझे जो हरकतें गौरव भाटिया का ऑडियो, मुझे बंदर जैसा कोई दिखा बंदर बोलूंगा, मुझे कोई गधा जैसे दिखेगा गधा बोलूंगा, मुझे कोई घोड़ा दिखेगा घोड़ा बोलूंगा, मुझे कोई विद्वान दिखेगा मैं उसको विद्वान बोलूंगा। क्या है
दो कौड़ी के प्रवक्ता गधे छाप ये बताएंगे? बेकार की बात ये गौरव प्रवक्ता आता है। गौरव अगर उन्होंने भाषा की मर्यादा नहीं रखी, गौरव अगर उन्होंने भाषा की मर्यादा नहीं रखी, अगर गौरव अगर उन्होंने एक सेकंड सुनील होल्ड ऑन, गौरव अगर एक सेकंड गौरव सुन लीजिए ना, गौरव मेरा निवेदन सुनिए ना, गौरव एक सेकंड, गधे छाप प्रवक्ता से डिबेट नहीं करूंगा। एक सेकंड गौरव शांत, गौरव जी शांत, आप सम्मानित हैं हमारे लिए, सुनील जी भी सम्मानित है, प्रियंका जी भी सम्मानित है। मैं एक सीज़फायर की डिमांड कर रहा हूँ। ऑडियो डाउन करिए गौरव भाटिया, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। एक सेकंड गौरव जी शांत हो जाइए। यू मेड योर पॉइंट, आपको बुरी लगी ये बात, आपने उसके लिए अपनी नाराजगी जताई और आपकी नाराजगी स्वीकार है। किसी को आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है, मैंने उसको कंडेम करा, लेकिन अब आप भी मत बोलिए। मेरा निवेदन है कि अगर आप भी गलत बोलेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, इस चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। अब आपकी बारी है गौरव भाटिया, मैं आपको 40 सेकंड देख रहा हूं। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीर जी, सबसे पहले एक बात बताता हूं जी। आप मेरे पास आए, मैंने आपको तथ्यों के साथ अपनी बात रखी, मर्यादित रूप में। किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए वो दूसरे प्रवक्ता को गाली दे। ये दिखाता है ओछा, घटिया, हल्का स्तर जो समाजवादी पार्टी का है। आप एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी को बंदर कहे, गधा कहे, समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत गधे होंगे, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके चैनल पे आके गाली देंगे और उसके बाद हमें ये गाली सुननी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी नहीं है। और मैं इतना कह दूं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी आती है, मत आइए भाई डिबेट में। जनता ने आपको नष्ट वैसे ही कर दिया है। अमीर जी, जब भी कोई प्रवक्ता गलत वचन बोले, सबसे पहले तो उस प्रवक्ता को अपने शो से निकाल फेंकिए, क्योंकि जनता यहां पे गाली गलौज सुनने नहीं आती है। और ऐसे ये जो चपरासी टाइप प्रवक्ता आते हैं, नहीं देखिए, अब गौरव नहीं चाहिए। गौरव अब आप भी बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब देखिए, अब क्यों नहीं बोलूंगा? जब उन्होंने बोला, उनको मैंने रोका, आपने सुना ही नहीं आवेश में, आपने सुना नहीं, मैंने उनको रोका और बकायदा मैंने तीसरी बार कंडेम करा, और मैं आपको भी अब रोक रहा हूं। आपने उन्होंने 2 बार बोला या 3 बार बोला, आपने भी उतनी बार बाद में बोल दिया। करके बताइए कितनी देर बाद आए। अच्छा ठीक है, आपके चैनल ने पहले वर्सेस दिखाया, वर्सेस। अब अगर मुझे वो अपशब्द कहते, चलिए मैं बड़ी खबर आ रही है अकाली दल के हवाले से, बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकता है, अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकता है, दीपावली के बाद ऐलान हो सकता है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन मुंबई से पहले खबर यह थी कि अकाली दल के कुछ नेता मुंबई पहुंच सकते हैं और कांग्रेस भी अकाली दल को लेने के पक्ष में थी। इस तरह की खबरें हैं, और वो आम आदमी पार्टी को लेने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अकालियों को लेने के पक्ष में थी। लेकिन अब एनडीए में अकाली दल शामिल हो सकता है, यह खबर पलट के आई है। प्रियंका कक्कड़ का रिएक्शन लेता हूं। प्रियंका कक्कड़, देखिए, मैंने अभी रिसेंटली देखा था अकाली दल के चीफ का बयान, और वो कह रहे थे कि बनाते हैं इनको बड़ा भाई, भाजपा के लिए कहा था उन्होंने। तो सूत्रों की नहीं, मैं तो जो रियलिटी में बात हुई थी वो करूंगी। देखिए, अभी क्या है कि चेहरों, यही प्रॉब्लम हो गई है कि चेहरों से नजर हटाइए और नज़ारे देखिए। आपने खुद बताया, एक आंकड़ा कहता है कि हमारा तो अभी चेहरा भी नहीं है, फिर भी हम 41% पे, 43% पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नज़ारों में क्या दिख रहा है कि एनएसएसओ का डाटा बताता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट सीमा पार है। बिल्कुल, ये बताता है कि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ जॉब पर ईयर का, पर कुछ नहीं कर पाए। ये एक आंकड़ा बताता है कि महंगाई बिल्कुल चरम पर है। एक आंकड़ा बताता है कि स्कूल 71,000 स्कूल बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल। एक आंकड़ा बताता है कि मोदी जी के राज में 83.13 हो गई रुपए की कीमत। एक आंकड़ा बताता है कि जब पूरा विश्व चाइना के अगेंस्ट है, फिर भी मोदी जी कोई भी विदेशी निवेशक को इंडिया में नहीं लगा पाए कि वो जॉब दे दें और यहाँ पे लोगों को अच्छी नौकरी दे दें। जी, अब पॉइंट क्या है? अब आप लोग तो अपने गठबंधन के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हो बिहार के अंदर। देखिए, चुनाव तो ये क्या पंजाब में नहीं लड़ेंगे अकाली के साथ अगर इनका गठबंधन हो गया? ये क्या ओपी राजभर जी से इन्होंने इनके आप अलायंस पार्टनर देखिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं इन लोगों के खिलाफ।
हमारा संगठन बनाना तो राइट है ना, या वो भी छोड़ दें? ये कैसी बात हुई अमीश जी? आप तो इतने पुराना पॉलिटिक्स कवर करते हैं, आपको पता है कि सब पार्टियां अपना गठबंधन, सब पार्टियां अपना संगठन बनाती हैं। और हम बहुत अभी आप छत्तीसगढ़ गए, आपने बोला भूपेश बघेल की सरकार से करप्ट कोई सरकार ही नहीं है। देखिए, आपके नेता आए दिन कहते हैं कन्वर्जन वो लोग करवा रहे हैं। मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ की सरकार करा रही है। मुझे ये बताइए, आप गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि ये अकालियों के खिलाफ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो प्रवक्ता महोदया बोल रही हैं, इनकी राजनीतिक हैसियत एक सीट की। अरे भाई, हैसियत से ऊपर बढ़ो। हैसियत थोड़ा वर्ड यूज, अभी बोल रहे थे कि कोई गलत अपशब्द यूज करे, शांत करा लीजिए, करे तो उसको हटा दो। अच्छा, लेट मेक दिस पॉइंट। आपकी बारी, वो शांत बैठ रहे हैं, अब आप शांत बैठिए। ओके गौरव, मेक उनको भाषा ही अब्यूजिव समझ आती है, क्या करें? ये अच्छी बात नहीं है कि उनको गाली की भाषा ही समझ में आती है। मुझे नहीं लगता ये बात सही है। कौन गाली देता है मैं बताता हूं, और ये मेरे शब्द नहीं है अमीश जी, अगर मेरे पे कोई कटाक्ष हो तो फिर आप बताइएगा। ये संदीप दीक्षित है, कांग्रेस पार्टी के, क्या कह रहे थे? पापी, अरे कांग्रेस पार्टी में क्या पद है उनके पास? झूठ बोलना बंद कीजिए। की फौज है। अब शांत तो कराइए। क्या पद है उनके पास कांग्रेस में, बताइए ना। आप कह रही थी कि ओपी राजभर जी कह रहे हैं मोदी जी सांड है। चलिए मैं शांत जी। गौरव बोलिए गौरव प्लीज बोलिए। धन्यवाद। देखिए, संदीप दीक्षित ने कहा बेवकूफों की फौज है आम आदमी पार्टी, पापी आप। इन्होंने कहा कि अरे, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा? अरे भैया, घमंडिया के हिस्सा है वो, जैसे आप घमंडिया के हिस्सा है, तो बात उसकी करो ना जो तुम्हारे साथ है। उसके बाद भी तुम्हें गाली दे रहा है, और तुम लोगों में इज्जत बची नहीं है, भीख का कटोरा लेके हर जगह घूम रहे हो। दूसरी बात, विरोधाभास। देखिए, मैं आपके चैनल पे एक बड़ी बात कहता हूं, एनडीए हर दल के पास जाएंगे अमीश जी, नेता कौन? नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी? डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं 303 सीटों से ज्यादा। एनडीए की कितनी आएंगी? 400 से ज्यादा। आप यहां दो प्रवक्ता बैठे हैं अलग अलग पार्टियों की, घमंडिया के हिस्सा। आप पूछिए ये कितनी सीटें लाएंगी? ये जो पापी आपकी प्रवक्ता आई है, ये बता नहीं पाएंगी। छत्तीसगढ़ में इनके जो पार्टी के लीडर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा क्या अमीश जी? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है। तो क्या मजबूरी है कि एक बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल मिल रहा है दूसरे भ्रष्टाचारी से? सपा से पूछ लीजिए कितनी सीटें आएंगी। अरे, बुआ के लिए कहते थे कि बुआ जो है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है, और बुआ और बबुआ एक हो गए थे। और बुआ कहती थी सबसे ज्यादा गुंडे कहीं हैं तो समाजवादी पार्टी में है। दोनों लोग साथ आए 2019 में, सीटें आई 15 इंच, ठीक है, हमारी आई 64 सीटें इसलिए आई उत्तर प्रदेश में कि जनता को विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी में है। ये सारे घमंडिया साथ आ जाएं। मैं हमेशा कहता हूं ये दगे कारतूस हैं, ये बजने वाले नहीं है। एक नहीं चलेगा जब यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, आपने अपनी बात को रखा। आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि मोदी जी का चार्म खत्म हो गया है। उसके बाद आपने ये रिजल्ट में देखा, चाहे वो कस्बा पेट में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे दिल्ली में, मोदी जी का चार्म खत्म हो गया है। पर अभी भी रीसेंट सर्वे के अंदर, जिस सर्वे को आप बार कोट कर रही है, उस सर्वे के अंदर 52% से ज्यादा नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं आज की डेट के अंदर। अरे चेहरा, दूसरे नंबर पे राहुल गांधी। सीटों में कितनी आई वो सर्वे का ये भी बताइए। 16% के साथ। उसी सर्वे में भाजपा को 272 से ज्यादा सीटें हैं। अभी तो हमने चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। आप कहां सर्वे के ऊपर चल रहे हो? सर्वे में ध्यान दे लीजिए। एक सेकंड, बड़ी बात बोल रही है एक सेकंड। गौरव भाटिया, अपनी टर्न का वेट करिए ना। कोई बड़ी बात नहीं बोल रही है, इधर उधर की बात बोल रही है। बड़ी बात बोल रही है, बड़ी बात आई है, छोटी बात करेगी। आप बताइए, महंगाई का वादा किया आप बताइए। पीसीआर में जिसका नाम लूं उसी का ऑडियो खोलिएगा, दूसरे प्रवक्ता का ऑडियो बंद करिए, बिकॉज ये कानून फॉलो करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू फॉलो इट। ओके, प्रियंका जी, आपने बड़ी बात बोली। आपने बोला अभी तो चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, तो चेहरा कौन होने वाला? बताइए, ब्रेकिंग स्टोरी दीजिए। देखिए, तो सभी को पता है कि हर प्रवक्ता अपने पार्टी के लीडर को बोलेगा। मैं तो चाहूंगी एक पढ़ा लिखा नेता हो और अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेता। अरविंद केजरीवाल हो। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अरविंद केजरीवाल हो। अभी सुनील यादव कह रहे थे अखिलेश जी में क्या कमी है।
आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकता फिर चेहरा, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो। आपको क्या लगता है, ये चेहरे की लड़ाई में फंस गए आप? वो गाना भी था, चेहरा ना देखो दिल को देखो। अमीश देवगन, अब आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं बोलूं, अगर आप और कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है, उचित नहीं रहेगा। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है, सीधा मैं जवाब देना शुरू करूं? जी। आपका सवाल पूरा हुआ, मुझे थोड़ा समय दे देंगे? ओके। अमीश जी, एक बड़ी इस लोकतंत्र में, इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय राजनीति की बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बात है, घर छिने राहुल गांधी का। ईडी सीबीआई घर में घुसे राहुल गांधी के, 50-50 घंटे इंट्रोगेशन हो राहुल गांधी का, लोकसभा की सदस्यता जाए राहुल गांधी की, संघर्ष करे राहुल गांधी, 4000 किलोमीटर लगभग जो है पैदल चले राहुल गांधी, पूरे भारत जोड़ने का काम करे राहुल गांधी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी, हर जगह लड़ाई लड़े राहुल गांधी, गरीबों के साथ राहुल गांधी, किसानों के साथ राहुल गांधी, नौजवानों के साथ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, योगी जी के निशारे पर राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री के पद का चेहरा राहुल गांधी नहीं बनेंगे? भाई राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, पहली बात। और अगर राहुल गांधी से आपको प्रॉब्लम है तो फिर INDIA के इस महागठबंधन का औचित्य क्या है? देश के अंदर 2018-19 में जब चुनाव हुआ, 18 में जब चुनाव हुआ, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों बीजेपी से हमने छीने। तो कहना क्या चाह रहे हैं, राहुल गांधी है पीएम कैंडिडेट, षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश हमसे छीन लिया वापस। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो फिर ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी, पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी हो। और अगर देखा जाए संघर्ष के नजरिए से, सेवा संयम के नजरिए से, तो सबसे ज्यादा जो चेहरा है INDA के पास में, जिसे देश की जनता चाहती है, वो राहुल गांधी हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को किया जाए। दिक्कत और प्रियंका गांधी नहीं करती हैं तो फिर नहीं, अगर प्रियंका गांधी नहीं करती हैं तो खड़गे जी को किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सुनिए सुनिए भाई, विपक्षी दलों के नेता सब बड़े हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कोई कांग्रेस का बड़ा नेता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, प्रियंका जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो भी बहुत संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। मगर दिल्ली हमसे छीन लिया आपने, पंजाब में हम बाहर कर दिए, अब आप राजस्थान में जा रहे हो, अब आप गुजरात में हमारा पूरा लुटिया हमारी डुबाने का काम कर दिया, अब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ा देंगे। तो फिर तो मुझे लगता है आपकी जो दुश्मनी है बीजेपी से कम है, कांग्रेस से ज्यादा है। जबकि देखिए ऑर्डिनेंस के इशू पे हमने खुल्ला आपका सपोर्ट की सरकार को भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, उनको अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा हक है, लेकिन ऐसा ना होना कि कांग्रेस को खत्म कर दें बजाय इसके कि बीजेपी को खत्म तो कांग्रेस को ही करा है इन्होंने। तो भाई थोड़ा सा पुनर्विचार करिए। ओके, नहीं, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं और अरविंद केजरीवाल जी से कि थोड़ा पुनर्विचार करें इस बात पर। अगर हमें नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था जतानी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, प्रियंका जी जवाब दें। मैं कह रही हूँ कि मुझे भी आचार्य जी को पूरा रिस्पेक्ट है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, बट एट द सेम टाइम आचार्य सर, हम तो नागालैंड नहीं गए थे, फिर वहाँ क्या हुआ था कांग्रेस को, तो अपने फेलियर्स को किसी और पे थोपना भी अच्छी बात नहीं है। और अभी तो चल रही है, और वैसे भी राहुल गांधी जी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि हर प्रवक्ता चाहता है कि उनके पार्टी के लीडर ही PM बने, तो ऑब्वियसली आचार्य जी भी वही बता रहे। राहुल जी इंटरेस्टेड नहीं है, ये कह रही है, राहुल जी ने खुद कहा है। इनका दूसरी ऑप्शन भी है। देखिए, ऐसा मुझे लगता है अमीश जी प्रियंका जी जो कह रही हैं वो बड़ी गंभीर बात है जी। हाँ, नहीं, प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही हैं वो बहुत गंभीर बात है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा।
क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था मैं कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार का नहीं होगा, तो नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनाव से होगा, इलेक्शन से होगा, सिलेक्शन से नहीं, वो भी किया। यदि राहुल जी ये फैसला लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बनना चाहते, तो फिर वो ऑफिशियली घोषणा कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने अभी तक नहीं की है। तो फिर प्रियंका कक्कड़ जी आप ये मत कहिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के पद का फैलाइए आप लोग कि राहुल जी पीएम नहीं बनना चाहते। देखिए मैं फिर से वो बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस बनाना चाह रही है, आप अरविंद केजरीवाल को बनाना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि हर प्रवक्ता पार्टी का चाहेगा कि उनका लीडर ही पीएम कैंडिडेट हो। देश भी तो चाहे। नहीं, देश तो बिना चेहरे के 41% दे रहा है। अब देखिए ना, देश इतना त्रस्त है महंगाई से, इन्फ्लेशन से, जॉबलेसनेस से कि वो चाह रहा है। कमर तोड़ महंगाई है, एमएसएमईज बंद हो गए, व्यापारियों को बट्टा ढह गया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, उससे बिल्कुल देश की अर्थव्यवस्था डीमोनेटाइजेशन के बाद कई चुनाव हो गए, बीजेपी राष्ट्रीय चुनाव भी जीत गई। अब डीमोनेटाइजेशन के शौक से थोड़ा बाहर निकलिए। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आपसे निवेदन है, उससे बाहर निकलिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आर पार में ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर ब्रेक के बाद आर पार। आरोपी सरपंच फरार बताया गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत में रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पर ड्रोन से हमला किया और उस गाड़ी को नष्ट कर दिया। और यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो बख्तरबंद गाड़ी एक पगडंडी पर खड़ी नजर आई और चंद ही सेकंड में उस गाड़ी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद उस गाड़ी से आग की लपटें उठती दिखाई दी और गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। उसका एक हिस्सा हवा में ऊंचा उछलकर कुछ दूरी पर जाकर गिरता हुआ नजर आया और उस इलाके में हर तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। वहां खड़ी गाड़ी का बचे हुए हिस्से में भी आग लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि उसने रूसी सेना की उस बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। आसमान से ज़ेलेंस्की के लिए आज बेहद बुरी खबर आई। यूक्रेन के 2 ट्रेनर जेट टकरा गए और इस हादसे में यूक्रेन के 3 पायलटों की मौत हो गई। ज़ेलेंस्की दुखी हैं क्योंकि यही वो पायलट थे जो कल अमेरिका वाले जेट फाइटर F-16 की कमान संभालते। जोश के झूले पर सवार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत जोर का आसमानी झटका लगा है। ड्रोन से रूस पर सैकड़ों हमले कर क्रेमलिन टू क्राइमिया को दहलाते दहलाते ज़ेलेंस्की के 3 पायलट खुद ही दुर्घटना के शिकार हो गए। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्लेनों के टकराने के कारणों की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका 2 L-39 लड़ाकू प्रशिक्षण विमान। दोनों विमानों को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों प्लेन हवा में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ दोनों प्लेन जमीन पर आ गिरते हैं। पूरे यूक्रेन में खलबली मच गई है। यूक्रेन के एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार 2 प्लेनों की टक्कर हुई कैसे। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बस संवेदना के शब्द हैं, जिसे ज़ेलेंस्की ने मारे गए पायलटों के परिवार को कहे। आप भी सुनिए। Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. अब आते हैं उन सवालों पर जिसका जवाब नाटो की एयरफोर्स भी ढूंढ रही है। यह दुर्घटना उस वक्त हुई है जब कहा जा रहा है कि आज अगर यूक्रेन के पास ट्रेंड पायलट होते तो F-16 की डिलीवरी अब तक हो गई होती। लेकिन उसके पहले प्लेनों की टक्कर पर 4 बड़े सवाल। हवा में क्यों हुई यूक्रेन के 2 जेट फाइटर की टक्कर?
क्या पायलटों की गलती से यूक्रेन ने खो दिए लड़ाकू विमान? L-39 ट्रेनी विमानों में हो गई थी तकनीकी दिक्कत या रूस के एयरफोर्स ने की थी साजिश? इन चारों सवालों का जवाब एक एक कर डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यूक्रेन के एयरफोर्स की वो ताकत जिसे लेकर ज़ेलेंस्की आजकल बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, मॉस्को पर हमले कर रहे हैं। क्या हुआ था हवा में उस वक्त जब दो विमान टकराए? साजिश या सिर्फ दुर्घटना या पायलटों में प्रशिक्षण की कमी? तलाशेंगे हर एक जवाब, लेकिन उसके पहले यूक्रेन की छोटी सी किंतु शक्तिशाली जेट फाइटर्स की ताकत देख लीजिए। 22 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत के वक्त यूक्रेन 70 लड़ाकू विमानों के साथ मैदान में उतरा। यूक्रेन के इन लड़ाकू विमानों में सोवियत काल का MiG-39 और Su-27 शामिल है। युद्ध के दौरान ही यूक्रेन को पोलैंड और स्लोवाकिया से 2 दर्जन के करीब MiG-39 हासिल हुए थे, लेकिन 1.5 साल के युद्ध में वो वक्त कभी नहीं आया कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान कुछ बड़ा कर सकें, क्योंकि रूस के सामने 70 एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा होने के बावजूद यूक्रेन एयरफोर्स की ताकत में रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। यही वजह रही कि युद्ध में यूक्रेन ने अपने 2/3 लड़ाकू विमानों को खो दिया। मतलब यूक्रेन के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है, जिसकी अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। युद्ध के शुरुआती दौर से लेकर अब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन को हवा में तबाह करने के लिए रूस के पास इतने विमान हैं कि यूक्रेन की पूरी एयरफोर्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हवा में 2 लड़ाकू विमानों के तबाह होने के कारणों की तलाश जरूरी है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उड़ान में तैयारी नियमों का उल्लंघन किया गया था या नहीं, इसकी आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। F-16 के यूक्रेन पहुंचने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो राजनीतिक, सामरिक या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि काबिल पायलटों की कमी है। उनकी कमजोर अंग्रेजी है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन सोवियत दौर के विमान इस्तेमाल करता आया है और F-16 एक अमेरिकी फाइटर जेट है। यूक्रेन के पास दक्ष पायलटों की सख्त कमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और F-16 जब यूक्रेन आएंगे तो उन्हें यूक्रेन के पायलट कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका A to Z जवाब आपको उस पायलट की मौत के पहले का वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि यूक्रेन को F-16 जैसा फाइटर जेट मिलते ही सारी कहानी बदल जाएगी। लेकिन इस वक्त 3 पायलटों की मौत का जोरदार झटका झेल रहे ज़ेलेंस्की के लिए सुकून वाली खबर। यूक्रेन में रूस के एक पायलट ने सरेंडर किया है। इस पायलट ने अपना M-18 हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन की सेना के हवाले कर दिया है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने एक ऑपरेशन में M-18 हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने पर मजबूर किया और उस पर कब्जा कर लिया। रूस ने भी महायुद्ध में अपनी वायु शक्ति को कमजोर किया है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, वो चाहे विमान हो, मिसाइल हो या टैंक हो। लेकिन अभी तो उस विमान की कहानी यूक्रेन में प्लेन क्रैश में जिस पायलट की मौत हुई उसकी जुबानी। F-16 is the best solution exactly right here, right now. अंद्रेई जैसे यूक्रेन के पायलटों के सामने जितनी बड़ी समस्या एयरक्राफ्ट्स की कमी नहीं, उससे बड़ी समस्या है प्लेन को चलाने की। ये पायलट विमान उड़ाने में, वो भी लड़ाकू विमान, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। यही कारण है कि मई की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-16 देने को कहा, लेकिन अगस्त निकला जा रहा है और अभी ऐलान ही हो रहे हैं कि नीदरलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से 61 F-16 विमान यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसे उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का आलम क्या है, उसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए। ग्यारह देशों का गठबंधन यूक्रेनी पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन के 32 में से सिर्फ 8 पायलट ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने और समझने के काबिल हैं।
ऐसे में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग के पहले चरण में भाग लेने के लिए इन 8 पायलटों का चयन किया गया, जबकि 20 पायलट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। इसी महीने में ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलटों की शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने के मामले में सरकार एक्शन में आ गई। 2 रोज पहले इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उस स्कूल की टीचर एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाती दिखी थी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब जिला प्रशासन उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की तैयारी में जुट गया। शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और जांच होने तक स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए। इसमें विद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला आसपास के दूसरे स्कूलों में कराने के आदेश दिए, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न पहुँचे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सीधा मैं रुक करता हूं बड़ी खबर का, यानी ब्रेकिंग स्टोरी का। आइए नजर डाल लेते हैं। ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर के नेता हैं और एसी कमरों से नहीं होती है राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और एसपी शासन गुंडों का शासन था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बातें कही हैं। और ब्रजेश पाठक ने एग्जैक्टली क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, सुना देते हैं आपको। ये वो लोग हैं केवल ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। वातानुकूलित कक्षों से निकलने का इनका मन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडई, दंगों से जनता ऊब चुकी है। जब जब सपा सत्ता में रही है, अराजकता का, गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान आया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी ट्वीट करा है। इस समय मेरे पास खबर आ रही है, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी ट्वीट करा है। आज फारूक अब्दुल्ला के साथ भी थे आचार्य प्रमोद कृष्ण, लेकिन उसके बावजूद ट्वीट करा है इन्होंने। और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह के इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपने धर्म के मकरजाल में फंसाने की बात की गई है। यानी हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान नहीं हो सकता। ब्रजेश पाठक ने बोला है कि एसी कमरों के नेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण का ट्वीट में आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदुओं को गाली देने का ठेका मिल गया है? अखिलेश यादव को भी टैग करा है। मैं सीधा रुक कर सकता हूं। सुनील यादव मेरे साथ है, आचार्य प्रमोद कृष्ण है, गौरव भाटिया है, प्रियंका है। गौरव भाटिया, फर्स्ट योर रिएक्शन ऑन दिस। गौरव भाटिया, दीजिए, मैं जलता हूं क्योंकि वो 3 जो प्रवक्ता आपने विपक्षी पार्टियों के बैठा रखे हैं, उनकी टोटल सीटें 56 हैं और हमारी 303 है। लेकिन समय आप देना नहीं चाहते। आज कोई कारण होगा आपका। अगर आप नहीं चाहते मेरे पास आए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। आपका सम्मान करता हूं, आपसे अनुमति लेके आप डिबेट आगे अभी आप ही के पास आया हूं, आप ही से जवाब ले रहा हूं। नहीं, अभी इससे पहले आप आचार्य जी के पास गए थे। मैं तो गए नहीं आचार्य जी के पास। 3 आप अपनी बात को रखिए ना। विपक्षी पार्टियों से गौरव भाटिया, अभी आप देखिए इस चर्चा के अंदर ये आप अपनी बात को रखिए ना गौरव भाटिया। धन्यवाद। हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप अपनी बात सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ओके, बोलिए गौरव। हाँ, बोलिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अमीश जी ने आज एक बहुत अच्छा सर्वे बताया, 43% वर्सेस 41%। लेकिन अमीश जी, उसी सर्वे को मैं हाथ में लेके बैठा हूं। मैं ये आंकड़ा भी रखना चाहता हूं सारे दर्शकों के सामने, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। उस सर्वे में कहा गया है बीजेपी की आएंगी 287 सीटें, 287। उसी सर्वे में है, सारे दर्शक देखिए, 287 सीटें। और घमंडिया की सीटें आएंगी, सारी मिला दीजिए तो 193, और कांग्रेस की आएंगी 74 सीटें। उसी सर्वे में कहा है 70% लोग भारत के
कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो या तो अति उत्तम है या उत्तम है। ऐसी क्या मजबूरी रही अमीर भाई कि आपने 43% और 41%, 2% का फर्क है ये तो बता दिया, लेकिन सीटों में 287 और 74। बताया आप गुस्से में थे, सुन नहीं पाए। 13 मैंने बताया उसी सर्वे में 306 एनडीए के खाते में है, उसी सर्वे में 190 विपक्ष के खाते में है, उसी सर्वे में 40 सीटें अन्य विपक्ष के खाते में है। आप गुस्से में थे, सुन नहीं पाए गौरव भाटिया। आभारी हूं मैं आभारी हूं मैं, आपने बताया था। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की हालत है और घमंडिया की हालत है। आचार्य जी यहां बैठे हैं, आचार्य जी के 2 दिन पहले का बयान है, राहुल गांधी को नहीं पीछे करिए, अब प्रियंका वाड्रा गांधी को मैदान में उतरना चाहिए और प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। यह आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बयान है। और 1 माह पहले इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के ही तात्पर्य में बुझा हुआ चिराग नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकता है। अब राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग खुद बता देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता हैं, खड़गे जी भी उनसे पूछ के ही बोलते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा फिर कैसे जनता ठीक है गौरव करे। तीसरी जवाब बात, 1 मिनट बात पूरी हो जाए प्लीज। अभी जी कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है भैया आपको। नहीं, हमें जल्दी है ना सर, आपको जल्दी नहीं होगी, टाइम लिमिट, टाइम बढ़ता जाता है आगे। ओके, आपको 3 मिनट हो गए बोलते बोलते। सदुपयोग करता हूं बहुत। आई विल बी वेरी क्रिस्प। ओके जी, मुझे टाइम दीजिए, धन्यवाद। अब इनकी बात छोड़िए, आचार्य जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन खड़गे जी का बयान है, अध्यक्ष है, कि अकेले कांग्रेस में दम नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। और अधीर रंजन चौधरी जी से पूछा गया, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कि भाई क्या करेंगे आप, ये घमंडिया क्यों बना है। उन्होंने कहा घमंडिया बनवाना हमारी मजबूरी है। आप मुझे बताइए, ठीक है, जनता मजबूत प्रधानमंत्री जी गौरव आप अपनी बात को रख लिया, मजबूर। ओके आचार्य जी आपके पास 50 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। 50 सेकंड आचार्य जी, रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे अमीश देवगन बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी हैरानी हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। मेरे तीनों बयानों को उन्होंने जो रखा है वो तीनों एकदम एक सिरे से मैं खारिज करता हूं, और उन्होंने गलत रखा। मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी बहुत ही देश का पॉपुलर चेहरा है, वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और उन्हें बनना चाहिए। मैंने ये भी कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बुझता हुआ चिराग है। अगर कोई बयान, कोई ट्वीट मेरा हो तो कृपया वो दिखाएं, अन्यथा गौरव भाटिया जी इसके लिए आप क्षमा याचना आपको करनी चाहिए। लेकिन चलिए, आपने तो खड़गे जी का बयान भी कह दिया कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ने लायक नहीं, ये भी गलत है। खड़गे जी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। खैर, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। अमीश देवगन, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, फिर मैं आपको सत्य बताऊंगा। अमीश जी ने कहा घमंडिया मजबूरी। अमीश जी, गौरव अमीश देवगन जी एक बहुत जिम्मेदारी से आप बहस करा रहे हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार, बड़े एंकर हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रीजनल पार्टीज को बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस की जरूरत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने अपने नफे नुकसान को साइड में रखते हुए रीजनल पार्टीज को ताकत दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब रीजनल पार्टियों को हम ताकत देते हैं और वो ताकतवर हो जाती हैं, सत्ता में आती हैं, तो फिर वो पहले नंबर पे जो निशाना उनका बीजेपी होने की बजाय कांग्रेस हो जाता है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री भी रीजनल पार्टीज के नेता बनेंगे, बनना चाहिए, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कोई कांग्रेस का नेता होना चाहिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी पहली पसंद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। यदि राहुल जी एक्सेप्ट नहीं करें तो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, और सबसे बड़ा दलित चेहरा अगर कोई है तो हमारा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं तमाम रीजनल पार्टी से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार क्रेडिबिलिटी, पॉपुलरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
एक ऐसा चेहरा हो जिसे पूरा देश जानता हो, एक ऐसा चेहरा हो जिसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान ना हो, एक ऐसा चेहरा हो जो संघर्ष में, संयम में कि राहुल जी मना कर चुके और हैं, इस लड़ाई में मोदी जी को टक्कर दे सके। प्रियंका 10 सेकंड 10 सेकंड। हाँ, जनवरी ये चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वो चेहरा ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला राहुल चेहरा होंगे। सुनिए, मैं आपको एक आंकड़ा, राहुल नहीं होंगे तो प्रियंका ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 2024 का जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है वो चेहरों का चुनाव होगा। बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते। पहली चीज, जो लीडरशिप डिसाइड करेगी वो होगा। मीटिंग 31 अगस्त को है। दूसरा, आप एक आंकलन करेंगे। आप छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचारी बोलो। आप छत्तीसगढ़ में अमीश, 2013 में 2023 में खुद बोल दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता। आप देख लीजिए बयान उठा के। आप ये देखिए कि एक आंकलन कीजिए, 428 सीट्स ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन अगर साथ आता है तो हार जाएगी भाजपा। ठीक है, ओके अमीश, मुझे 5 सेकंड दे दो। अमीश 5 सेकंड, बाकी हम निपटा देंगे। 5 सेकंड। मैं प्रियंका कक्कड़ जी से 5 सेकंड में एक अपील करना चाहता हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। जब ऑर्डिनेंस का इशू आया था तो पार्टी के बहुत से नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ये कहा था कि ऑर्डिनेंस गलत है, लोकतंत्र की हत्या है, इसमें आम आदमी का साथ देना चाहिए। आज मैं आपसे अपील करता हूं प्रियंका जी, अपील करता हूं कि आप भी मांग करिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद का चेहरा बने। आप आइए ना, दिल खोल के आइएगा, दिल खोल के आइएगा। ये बात तो वही डिसाइड आखिर राहुल गांधी में क्या प्रॉब्लम है, राहुल गांधी में कमी क्या है? आचार्य जी, लेट अस नॉट, ये कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फूट डल जाए। इस कोशिश से बचना चाहिए। आप तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। लगातार मीडिया कोशिश करता है ये वाली, क्योंकि उनको पता है 428 जगह पर। मुझे आज देखिए, ये बड़ा सारा, अभी आचार्य जी भी मीडिया पे शुरू हो जाएंगे, आप भी शुरू हो गई। मैं सवाल पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचारी बोल के आए कि नहीं आए? हाँ या ना बताइए प्रियंका जी। देखिए, हाँ या ना बोल के आए? भगवंत मान बोल के आए हाँ या ना? संदीप पाठक ने क्या बोला, हाँ या ना? पहले आप बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से पूछिए। 70,000 बंगारू लक्ष्मण जीवित है? बंगारू लक्ष्मण जीवित है? तो उन्हीं की है। कमाल है, आप कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं और मीडिया काम करवा रहा है। आप मुझे बोलने दे रहे, मीडिया तो कर रहा है। कमाल की बात है। आप ये बताइए कि 70,000 करोड़ जिसका घोटाला बताया, अगले दिन उसको फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बनाया? पूछिए गौरव भाटिया से, फिर मैं जवाब दूंगी आपको। आप पूछिए गौरव भाटिया से। संदीप दीक्षित ने बोला अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्या पोजीशन है कांग्रेस में? अलका लांबा ने बोला कि आम आदमी पार्टी वाले सुख से बच के रहो। अलका लांबा, प्रियंका कक्कड़ मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अरविंद केजरीवाल मैटर करते हैं? बिल्कुल टॉप लीडरशिप। भगवंत मान मैटर करते हैं? बिल्कुल टॉप लीडरशिप मैटर करती है। राघव चड्ढा मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। संदीप पाठक मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। तो फिर इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? हमारा कमाल है। कांग्रेस में तो राहुल गांधी का एक बयान, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उसको आपने गांठ बांध लिया। और दूसरी तरफ अब दूसरे की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनील यादव इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, आपके पास मैं आता हूं। आपके नेता का बयान आया है और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने सुबह भी कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा तब भी बोला और आपके कार्यक्रम में मैं बोल रहा हूं। हम समाजवादी लोग हैं, हर जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोगों का सम्मान है और सब स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म से सीखने के लिए, और धर्म किसी का कोई खराब नहीं है। हमारा धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या किसी का धर्म हो, धर्म जीने की शैली सिखाता है। धर्म आप राष्ट्र निर्माण में कहानी आप मत बताइए। हिंदू धर्म अन्याय न करें, आपके नेता ने बोला है। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, आपके नेता ने बोला है। आचार्य जी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ये सब कुछ सुनियोजित हो रहा है। इसका मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप एक हिंदू धर्म गुरु भी है, आप एक हिंदू धर्म भी है। आचार्य जी, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं अपनी बात कह लूं? एक सेकंड। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम रिस्पॉन्ड। आचार्य प्रमोद कृष्णम रिस्पॉन्ड। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, लेट आचार्य जी रिस्पॉन्ड। आचार्य जी रिस्पॉन्ड। इट इज अ बिग क्वेश्चन टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है, ओके, अमीश देवगन, पहली बात ये है कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं
समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है, एक सुसंस्कृत परिवार है। उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के जो बयान हैं, जो रोज वो हिंदू धर्म के बारे में बातें कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है उससे। मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सुनील यादव जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को सुनकर जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को गाली देने का इंटरनेशनल कोई टेंडर उठा लिया है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व खामोश है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ? उनका जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ। जिस हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है, वो उस धर्म को कहते हैं कि ये धर्म नहीं है। ओके, ये आज सुनील यादव जी से ये इंटरनेशनल ठेका उठा लिया है। ओके, गौरव भाटिया, समय की कमी है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो वाकई बहुत गलत है? गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक व्यूअर का फीडबैक है आज की चर्चा के बारे में, आपसे शेयर कर रहा हूं। आज डिबेट के दौरान एक सपाई प्रवक्ता सुनील यादव द्वारा भाजपा प्रवक्ता जी को अपशब्द बोले गए, लेकिन हैरानी रही कि एंकर अमीश देवगन द्वारा कोई विरोध नहीं जताया गया। गौरव भाटिया द्वारा विरोध जताने पर जरूर लीपापोती की गई। बहस का ये निचला स्तर ना काबिले बर्दाश्त है, पहली बात। आप ही का समर्थक होगा आज कौन बोल रहा है? सुनील यादव जी तो किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं गौरव जी। अच्छा है, हमारे तो हालांकि मैंने सुना नहीं सुनील यादव जी का वक्तव्य, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सुनील यादव। लेकिन चलिए और अब बात एक खतरनाक सियासी प्रयोग की, और व्यूअर्स ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के स्टार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म के खिलाफ सीरियल अटैक जारी है, और इसके लिए वो अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो वाला दांव चल रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं होता, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये बोलते हुए भी मुझे बुरा लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसे हिंदू धर्म कहकर देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश हुई है। और अब रिकॉर्ड का बटन दबाइए और इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान क्यों दिया होगा? सबसे पहले इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से लगातार बाहर है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बेहद करारी हार हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बावजूद उनका पारंपरिक वोट यानी दलित वोट समाजवादी पार्टी के पास न जाकर बीजेपी के पास चला गया, अन्य दलों में चला गया। 2014 में समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2017 विधानसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की 84 आरक्षित सीटों में एनडीए को 75 सीटें मिल गई, जबकि समाजवादी पार्टी को 6 और बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 1 ही रह गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस कर लिया, लेकिन 80 में से केवल 15 सीटें ही जीत पाई। इसमें भी रामपुर और आजमगढ़ सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने गंवा दी। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटें ही जीत पाई। नतीजों का गणित साफ बताता है कि मुस्लिम और यादव फॉर्मूले पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने की नजरें अब शायद 80% आबादी पर है, और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी काम पर लगाया गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है। मैं ऐसा समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी से यह काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे पहले रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ, दलित विरोध बता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता डाला, और अब सीधे हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, धोखा कह रहे हैं। और जब जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है, तब तब पार्टी ने उन्हें रोकने की बजाय प्रमोशन वाला गिफ्ट दिया है, उनका बचाव किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म असल में है क्या और इसकी क्या मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया कि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे जलाया ना जा सके, जो सूखता नहीं है, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे शुद्ध गुण वाले केवल परमात्मा में ही
होते हैं, ऐसे गुणों की वजह से ही वो सनातन कहलवाने के योग्य होते हैं। गीता के इसी श्लोक के जरिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि जो ना तो नया है ना ही पुराना होगा, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, ऐसे ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। अब कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि सनातन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, तो उन्हें भी आज सुन लेना चाहिए और आपको सुना देना चाहिए। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में कहा गया है कि हिमालय से इंदु सरोवर तक यानी हिंद महासागर तक देव निर्मित देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब एक ऐसी जगह जहां हिंदू रहते हैं। और हिंदू कहां रहते हैं? तो जवाब है भारत में। इसके अलावा शैव ग्रंथ में के मेरु मंत्र में कहा गया है कि जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वो हिंदू है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये 2-4 साल पहले लिखी बात नहीं है, लाइन नहीं है। ये वो महान ग्रंथ है जिनका ना जाने कब से हिंदू पालन करते आए हैं। सनातनी कहे हिंदू नाम बदल लेने से क्या भावनाएं बदल जाएंगी? नाम बदल देने से क्या इस धर्म की विराटता कम हो जाएगी? नाम बदल लेने से क्या हिंदुओं का बंटवारा हो पाएगा? जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि हिंदू उस प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वंशज हैं, जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव को से दरिया को पार किया और एक ब्राह्मण सरयू को पार किया और एक ब्राह्मण रावण जिसने अधर्म का रास्ता अपनाया उसका वध कर डाला। और उन प्रभु राम श्री राम की कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये वासुदेव कृष्ण का धर्म है जिसने गीता का ज्ञान दिया। फिलहाल इतना ही।